नमस्कार दोस्तों, बारिश का समय था और ऑफिस में ज्यादा काम आ जाने के कारण मैं लेट हो गया था और घर के लिए निकल रहा था। उस वक्त करीब 11 बज रहे थे। मैं जल्दी जल्दी ऑफिस से निकला कि कहीं बारिश शुरू न हो जाए, नहीं तो मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। मैं अपनी ही धुन में चलता चला जा रहा था कि आगे से एक औरत मुझे हाथ देकर रुकने का संकेत दे रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि रुकना सही नहीं है, क्योंकि आजकल ठगी का ये एक साधन मात्र सा हो गया है। लेकिन मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तो वो शादीशुदा थी और हाथ में 2-3 पैकेट भी पकड़े हुई थी। शायद उसे कोई साधन नहीं मिल रहा होगा घर जाने के लिए। मैंने सोचा कि रुक कर देखता हूँ कि क्या बात है। मेरे पास आकर उसने बोला, मुझे लिफ्ट मिल सकती है क्या? मुझे कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिल रहा और रात भी बहुत हो गई है, तो जहाँ तक कोई साधन नहीं मिल रहा, मुझे वहां तक आप छोड़ देंगे प्लीज। मैंने सोचा चलो यार, किसी की मदद कर देनी चाहिए, और अगर ये गलत नहीं है और मैंने इसे यहाँ छोड़ दिया तो ये भी अच्छा नहीं है। चलो अब जो होगा देखा जाएगा। और मैंने उसको अपनी मूक सहमति दे दी और गाड़ी पर बैठने का इशारा किया। मैंने उसको पूछा कि कहाँ तक छोड़ दूँ, तो उसने कहा जहाँ भी कोई ऑटो दिख जाए मुझे वहाँ ड्रॉप कर दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। वो भी शायद उसी रास्ते में कहीं आगे रहती थी जिस पर मेरा घर था। हम लोग चलते चलते मेरे घर के पास पहुंच गए, लेकिन कोई ऑटो नहीं मिला। मैंने गाड़ी रोकी और कहा अभी तक तो कोई साधन नहीं मिला और मेरा घर भी आ गया, तो आप कैसे जाएंगी? उसने कहा कोई नहीं, आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मैं यहीं इंतजार कर लूंगी। अभी हम बातें ही कर रहे थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तो मैंने कहा यहाँ कोई ऑटो इस समय नहीं मिलेगा, और अगर आपको कोई समस्या न हो तो आप आज रात मेरे घर पर रुक सकती हैं। मेरा घर यहीं बगल में है, सुबह मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसने कुछ देर कुछ सोचा और हाँ कर दिया, और हम तुरंत मेरे घर के लिए निकल गए। बारिश तेज होने के कारण हम पूरे भीग गए थे, तो मैंने उसे अपने कमरे के बाथरूम में भेज दिया और अपना एक कुर्ता और तौलिया वही टेबल पर रख दिया, और अपने कपड़े लेकर मैं बाहर के बाथरूम में चला गया। मैं कपड़े बदल कर निकला और किचन में जाकर 2 कॉफी बनाई। तब तक वो भी कपड़े बदलकर बाहर आ गई, तो मैंने उससे ड्राइंग रूम में बैठने का इशारा किया, और थोड़ी ही देर में मैं कॉफी और कुछ नमकीन लेकर वहां गया। हमने कॉफी पी और बैठकर कुछ बात करने लगे। उसने बताया कि वो मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर रहती है और आज उसके बॉस के घर पार्टी थी, तो आज वो लेट हो गई और उसे कोई साधन नहीं मिल रहा था। तो वो वही रास्ते पर खड़ी होकर किसी ऑटो का इंतजार कर रही थी। कुछ देर हम चुप बैठे टीवी देखते रहे। फिर उसने पूछा, आप यहाँ अकेले रहते हो, आपकी शादी नहीं हुई? मैंने कहा नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। मैंने पूछा और आपकी? उसने कहा मेरी शादी हो चुकी है और पिछले महीने मेरी शादी को 9 साल हुए हैं। मैंने कहा लेकिन आपको देखकर नहीं लगता कि आपकी शादी को 9 साल हो गए हैं? ऐसा लगता है जैसे आपकी शादी को 2 या 3 साल हुए होंगे। उसने कहा मेरी शादी 19 साल में ही हो गई थी। जब मैंने पढ़ाई खत्म की तभी मेरे पापा ने मेरी शादी करवा दी। मेरा शादी का मन नहीं था, अभी मैं और पढ़ना चाहती थी, लेकिन माँ और पापा के जिद के सामने मुझे अपनी इच्छाएं छोड़नी पड़ी। मैंने पूछा तो आप अपने परिवार के साथ रहते हो? वो पहले तो कुछ देर शांत रही, फिर शायद हिम्मत करके बोली, मैं अकेले कमरा किराए पर लेकर रहती हूँ और यहाँ एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैंने पूछा और आपके पति वो कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं रहते? आपके कितने बच्चे हैं? वो कहाँ रहते हैं? उसने मेरी तरफ बड़ी ही आश्चर्य और क्षोभ भरी नजरों से देखा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उसे क्या बोल दिया। उसने कुछ नहीं बोला और शांत रही। मैंने फिर से उससे वही बात पूछी तो उसने कहा, आपको इससे क्या करना है? आपका एहसान है जो आपने मुझे इस वक्त रहने की जगह दी, नहीं तो मैं इस बारिश में कहाँ जाती। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप जो भी पूछेंगे मैं आपको बता दूंगी। मेरी इन बातों से आपका कोई मतलब नहीं, तो कृपया आप ऐसी बातें न करें। और वो शांत हो गई। मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था जिससे वो मुझसे ऐसा व्यवहार करे। खैर मैंने उससे क्षमा मांगी और किचन में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ देर में वो भी मेरे पीछे आई और बोली, आप खाना बना लेते हैं क्या?
मैंने कहा, हाँ, जब रोज खाना ही है तो कब तक मैं होटल और ढाबे के खाने पर जिंदा रहूंगा तो सीख लिया, बस काम चलाने भर का बना लेता हूँ। उसने कहा, ठीक है, फिर आप रहने दीजिए, आज मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कहा, जब आपके एक बार कहने पर मैं आपके घर रुक सकती हूँ तो क्या आप मेरी बात नहीं मानेंगे? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था, तो मैंने उसे सारे सामान बताए और बाहर आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद उसने मुझे कहा, खाना बन गया है, अभी खाना है या कुछ देर बाद? मैंने कहा, जैसे आप कहे, मैंने तो कुछ देर पहले नाश्ता किया था और अगर आपको भूख लग रही है तो अभी कर लेते हैं। उसने कहा, नहीं, अभी मुझे भी भूख नहीं है, कुछ देर बाद ही खाना खाते हैं। हम दोनों बाहर बैठकर टीवी देखने लगे। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह बोली, आप जो पूछ रहे थे वो मेरी जिंदगी का सबसे कड़ी हुआ सच है और मैं हर किसी को इसके बारे में बताकर अपने आप को कमजोर होने का एहसास नहीं करवाना चाहती। और अगर यहाँ किसी को पता चल जाए कि मैं अकेली हूँ और मेरी कहानी ऐसी है तो लोग हर तरफ से फायदा उठाने का इरादा बना लेते हैं। शायद इसीलिए मुझे उस वक्त अच्छा नहीं लगा और मैंने आपको कुछ ज्यादा ही बोल दिया। इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सबकी अपनी जिंदगी है और अपना जिंदगी जीने का तरीका। आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, और सच मानिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा और आप बिल्कुल निश्चिंत रहे, मैं आपका कोई फायदा नहीं उठाने वाला और सुबह होते ही मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगा। उसने कहा, मुझे पता है आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि अच्छे और बुरे नीयत वाले लोग एक नजर में पता चल जाते हैं। मैंने कहा, ठीक है, फिर चलिए अब खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं। उसने कहा, ठीक है। हम दोनों खाना खाने चल दिए। खाना खाकर मैं बालकनी में चला गया क्योंकि आज मौसम बारिश की वजह से बड़ा ही अच्छा हो रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थीं, तो मैं वहां गया और मैंने एक सिगरेट जलाई और पीने लगा। अभी मैंने अपनी सिगरेट खत्म ही की थी कि वो पीछे से 2 कप कॉफी का लेकर आई। मैंने कहा, इसकी क्या जरूरत थी? उसने कहा, मुझे आदत है खाने के बाद कॉफी पीने की, तो मैंने आपके लिए भी बना ली, शायद आपको भी अच्छी लगे। मैंने उसका धन्यवाद किया और हम बालकनी में खड़े होकर कॉफी पीने लगे। काफी देर बाहर खड़े रहने के बाद मैंने उससे अंदर चलने के लिए कहा क्योंकि अब मौसम कुछ ज्यादा ही ठंडा हो रहा था। तो हम अंदर आए और बैठकर बात करने लगे। फिर उसे न जाने क्या सूझी कि उसने कहा, मेरी कहानी ऐसी है जिसको याद करके मेरी रूह कांप जाती है और मैं इसको याद नहीं करना चाहती, लेकिन आज आपने फिर से उसकी याद दिला दी है और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे अगर मैं आपको अपनी कहानी बताऊं तो आप उसे समझेंगे। मैंने कहा, देखिए, ये आपकी जिंदगी है और आपको अगर लगता है कि मुझे बताना चाहिए तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके दर्द और भावनाओं को समझ सकूं। उसने फिर एक लंबी सांस ली और अपने बारे में बताना शुरू किया। मेरा नाम महक है, मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ। मेरे घर में मेरे माँ बाप और हम 2 बहनें हैं। मेरी बहन मुझसे छोटी है और हमारा कोई भाई नहीं है। बात तब की है जब कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया था। वहाँ का माहौल बहुत अलग था। वहाँ लोग पढ़ाई से ज्यादा मौज मस्ती में दिखाई देते थे, लेकिन मैं इन सब से बिल्कुल अलग केवल वहाँ पढ़ने गई थी। मेरा ऐसा कोई शौक नहीं था। शुरू से ही मेरी सोच थी कि मेरी जिससे शादी होगी मेरा सब कुछ भी उसी का होगा। वही होगा जो मेरी हर ख्वाहिशों को पूरा करेगा, मुझे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करेगा। मेरा तन और मन बस उसी के लिए होगा, लेकिन जो भी हो वही पहली बार और आखिरी बार होगा। मैं कॉलेज में दिखने में कोई बहुत खूबसूरत नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर मेरा व्यक्तित्व आकर्षक था। काफी लड़कों ने भी मुझे प्रपोज भी किया, लेकिन जो मेरी सोच थी मैं उसी पर अडिग थी। मेरी पढ़ाई खत्म हुई और अंततः मैंने स्नातक अच्छे नंबरों से पास कर लिया। अब मुझे परास्नातक के लिए जाना था। तभी मेरे लिए एक रिश्ता आया और मेरे पिता ने मुझे पढ़ाई बंद करने को कहा, तो मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मेरी एक न चली और मुझे ही हार माननी पड़ी। लड़का मुझसे 8 साल बड़ा था, लेकिन पारिवारिक दबाव में आकर मुझे शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। मैंने सोचा, चलो अगर यही मेरी किस्मत में है तो कोई बात नहीं, इसी के साथ एक खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत करूंगी। धीरे धीरे मेरी शादी का दिन करीब आ गया और मैं मन ही मन खुश होने लगी कि अब मेरी भी इच्छा पूरी होगी। अब मुझे भी कोई प्यार करने वाला मिलेगा जो मेरा होगा। मैंने भी अब सुनहरे सपने सजाने शुरू कर दिए थे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। मेरी शादी का दिन भी आ गया और मेरी शादी भी हो गई। मैं उस वक्त बिल्कुल फिल्मी दुनिया वाली कल्पनाओं में घूम रही थी।
तभी मेरे पति अंदर आए और आकर बिस्तर पर बैठे। मुझे एक अजीब सी बदबू उनके मुंह से आई। मेरे पति शराब पीकर आए थे। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मैंने चाहा था कि जो भी मेरा हो वो कभी कोई नशा न करे। मेरे पति ने मुझ पर थप्पड़ की बारिश कर दी और गंदी गंदी गालियां देने लगे। अब तो ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल मेरी जान निकल जाए। पता नहीं मैं किस घर में आ गई थी कि जहाँ कोई मेरी चीखों को सुन भी नहीं पा रहा। बार बार यही लग रहा था कि कहीं से कोई फरिश्ता आ जाए और मुझे इस राक्षस से बचा ले, लेकिन ऐसा बस किताबों और कहानियों में होता है, सच में नहीं। मन मानने को तैयार ही नहीं था कि क्या ये सच में हो रहा है। क्या मैंने यही सोचा था? क्या मैंने यही सपने सजाए थे? वो मुझे जैसे चाह रहा था, मेरा शरीर नोच रहा था, मुझे गालियां दे रहा था, मार रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। मेरे लिए तो ये सब बिल्कुल ही अजीब था। मैंने तो सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। या ये कहूँ कि मेरे सपनों की दुनिया ही बिल्कुल अलग थी, जहाँ मैं एक राजकुमारी की तरह रहना चाहती थी, किसी राजकुमार के साथ। मेरी ख्वाहिशें बहुत नहीं थी, लेकिन जितनी भी थी वो सब उस वक्त दम तोड़ रही थी। मेरी आंखों से आंसू आ गए अपनी हालत को देखकर, लेकिन मुझे नींद कहाँ आ रही थी। क्या मैंने यही चाहा था भगवान? मैंने तो तुमसे बस थोड़ी सी खुशियां मांगी थी और तुम्हें वो भी देना मुनासिब नहीं लगा। और सोचते सोचते कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मेरे पति अपने काम पर जा चुके थे। तभी मेरी ननद चाय लेकर आई और मुझे दिया। फिर मुझे छेड़ते हुए कहा, क्यों भाभी, कैसी हो? मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। फिर उसने बोला, उठो और नहाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ और फिर नीचे चलेंगे। कुछ लोग तुम्हें देखने आने वाले हैं। और वो चली गई। ऐसे ही पूरा दिन निकल गया, पर फिर भी मैं रात के ऊहापोह में उलझी पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि हो सकता हो कि कल उनके दोस्तों ने मजाक में शराब पिला दिया हो और उसके नशे में उन्होंने ऐसा किया हो। फिर बेचारा मन खुश होने लगा कि कल को एक काली रात समझकर भूल गई और नए सपनों और कल्पनाओं में खो गई। फिर रात हुई और मेरे पति कमरे में आए। जैसा मैंने दिन में सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने भी हालातों से समझौता कर लिया। अब यही मेरी किस्मत थी। अब तो आदत सी हो चली थी। ऐसा चलते चलते करीब 2 साल हो गए, लेकिन मैं माँ नहीं बन पा रही थी और मेरे ससुराल वाले अब ताने भी मारने लगे थे। फिर एक दिन समय निकालकर मैं एक डॉक्टर के पास गई और अपना पूरा चेकअप कराया। और जब रिपोर्ट आया तो डॉक्टर ने बताया कि आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप एक बार अपने पति का भी जांच करा लीजिए। मैं घर आई और रात में जब मैंने अपने पति को इस बारे में बताया तो उसने मुझे मारना और गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, ये देखो रिपोर्ट। मैंने डॉक्टर से चेक कराया है। तो उसने रिपोर्ट लिया और उसे फाड़कर फेंक दिया और बाहर चला गया। ऐसा ड्रामा कई दिनों तक चलता रहा और बिना मेरी गलती के मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरी तो मानो दुनिया ही लुट गई। मैं बीच रास्ते एकदम बेसुध खड़ी थी कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। यही सोच रही थी कि मेरे एक रिश्तेदार मिल गए और मुझे अपने घर ले गए। फिर मेरे पापा को फोन किया और मेरे घर वालों को अपने घर बुलाया। काफी कुछ होने के बाद मेरे पापा मुझे घर ले गए और दूसरे दिन आकर मेरे ससुराल वालों से बात की तो उन्हें भी धक्के मारकर भगा दिया। और मेरे पति ने बोला, मैंने तेरी बेटी को छोड़ दिया है, तुझे जो करना है कर ले। मेरे पिता बहुत सीधे हैं और मेरे घर में कोई भाई भी नहीं है जो मेरे लिए लड़ता, तो मेरे घर वाले शांत होकर बैठ गए। वो कर भी क्या सकते थे। अभी मेरी छोटी बहन की शादी करनी थी। कुछ दिन तक अपने मायके में थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन गई हूँ। तो मैंने नौकरी करने की सोची और फिर हर जगह का फॉर्म भरने लगी और अंततः दिल्ली की एक कंपनी में मेरा चयन हो गया। लेकिन मेरे पापा मुझे अकेले यहाँ नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन मेरे काफी संघर्ष करने के बाद उन्होंने मुझे यहाँ नौकरी करने की अनुमति दे दी। फिर मैं कुछ दिन बाद दिल्ली आ गई और एक पीजी में रूम ले लिया। वहाँ केवल एक दादा दादी और मेरे पापा के उम्र के अंकल थे। देखने में वो लोग ठीक व्यवहार के लगे, तो मैंने उनको अपने जॉब के बारे बताया कि मुझे यहाँ एक कॉल सेंटर में जॉब लगी है और मेरा टाइम रात में जॉब करने का है। तो उन्होंने कहा ठीक है और घर की एक चाबी मुझे भी दे दी और फिर मैंने अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। अब जिंदगी थोड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। करीब 4 महीने बीत चुके थे, सब कुछ ठीक चल रहा था और अब मुझे दिन में सोने की आदत हो गई थी क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं आती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपने साप्ताहिक अवकाश के
दिन रात में अपने मोबाइल पर गेम खेल रही थी। तभी मेरे दरवाजे पर एक दस्तक हुई तो मैंने पूछा, कौन? तो अंकल ने कहा, मैं हूँ, जरा दरवाजा खोलना। मैंने उठकर दरवाजा खोल दिया और वो मेरे रूम में आकर बैठ गए। बोले, मुझे नींद नहीं आ रही थी और तुम्हें रात में जागते हुए देखा तो यहाँ चला आया। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप यहाँ बैठ सकते हैं। फिर अंकल ने बात शुरू कर दी और हम बातें करने लगे। कुछ देर बातें करने के बाद मैंने उनसे चाय पूछा तो उन्होंने हाँ कह दिया। मैं उठी और जाकर चाय बनाकर लाई और उनको देने लगी तो चाय पकड़ने के बजाय उन्होंने बड़े ही गंदे तरीके से मेरा हाथ छूकर चाय ले ली। मुझे बड़ा अजीब लगा। खैर, मैंने बात वहीं खत्म कर दी और हम बैठकर चाय पीने लगे। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर उन्होंने बातें करना शुरू किया और कुछ देर बातें करने के बाद उन्होंने एक कप और चाय के लिए कहा तो मैं उठी और खाली कप उठाकर किचन की तरफ चल दी और फिर गैस जलाकर चाय चढ़ा दी। तभी मेरे पीछे पीछे अंकल भी किचन में आ गए। मैंने उनसे कहा, आप बाहर बैठिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। और थोड़ी देर बाद वो मेरे और करीब आए और मेरे कान में धीरे से बोले, तुम बहुत सुंदर हो। मैंने उनकी तरफ घूर के देखा तो उन्होंने नजरें फेर ली और मैं जैसे ही चाय छानने के लिए मुड़ी, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं अचानक हुए क्रिया से चौंक गई और मैंने पलट के उन्हें अपने से दूर धकेल दिया। मेरा किचन भी बहुत अंदर था। अगर चिल्लाती भी तो कोई सुन नहीं पाता और शायद वो भी इसी बात का फायदा उठाना चाहते थे। मैं अपने बचने की नाकाम कोशिश करती रही लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। एक बार फिर मेरा अतीत मेरे सामने से गुजर गया। फिर एक बार मेरी मर्यादाओं का हनन हुआ। फिर एक बार मेरे सपने कुचले गए। अभी सुबह होने में 1 घंटा था तो वो जाते जाते उसने कहा, सुन, ये सारी बातें किसी से मत कहना वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। वो क्या कह रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं तो बस अपनी किस्मत को रो रही थी। इसी तरह 3 महीने बीत गए और अब ये सब मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया था। मैंने दूसरी जगह रूम शिफ्ट करने की सोची लेकिन फिर कहीं वहाँ भी ये सब न शुरू हो जाए, ये सोचकर मैं चुप हो गई। मैंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया और जैसा चल रहा था चलने दिया और बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। एक दिन की बात है, मैं ऑफिस से वापस आ रही थी कि रास्ते में मुझे एक 50 साल की औरत मिली जो शक्ल और पहनावे से बहुत शरीफ लग रही थी। हम दोनों में धीरे धीरे बातें शुरू हुई और बात करते करते पता चला कि उनका अपना 2 मंजिला घर है लेकिन उसमें वो अकेली रहती है और कोई उनके साथ नहीं रहता था। मैंने बात ही बात में उनसे किराए की बात की तो उन्होंने कहा, इतना बड़ा घर है, अगर तुम्हें आकर रहना है तो रहो, किराए की क्या बात है। और वैसे भी अगर तुम रहोगी तो मुझे भी कोई बात करने वाला मिल जाएगा और 2 वक्त का शुद्ध खाना मिल जाया करेगा और मैं भी तुम्हारे माँ जैसी ही हूँ तो थोड़ी सेवा कर देना, बस हो गया मेरा किराया। मुझे भी उनकी बात सही लगी और फिर हमने एक दूसरे का फोन नंबर ले लिया और घर आकर कपड़े बदले और खाना बनाया। और फिर बैठकर कुछ सोच रही थी कि उन आंटी का फोन आया कि बेटी कब से आने का प्लान बनाया है। मैंने कहा, आंटी, इस सप्ताह में ही आऊंगी और मुझे रात में ही समय मिलता है तो रात 11 या 12 बजे की करीब आऊंगी। उन्होंने कहा, ठीक है, जब आना होगा तब बता देना। मैंने आंटी से रात में आने की बात इसलिए कही कि मेरे मकान मालिक को ये पता न चले कि मैं कहाँ गई, नहीं तो वो वहाँ भी मेरा जीना हराम कर देता। और वैसे भी मेरे पास कोई सामान ज्यादा था नहीं, बस एक सूटकेस और एक बैग, बाकी तो मकान मालिक का ही था। मैंने भी एक दिन प्लानिंग की और अपना सामान पैक किया और नीचे जाकर अंकल को बोला, आप ये चाबी रख लीजिए, मैं अपने घर जा रही हूँ, 10 दिनों के लिए जब आऊंगी तो आपसे ले लूंगी। उन्होंने बिना कुछ बोले चाबी ले ली और मैंने बाहर निकलकर एक ऑटो बुक किया और अपना सामान लेकर बैठ गई। जैसे ही ऑटो वाला वहाँ से आगे बढ़ा, मैंने आंटी को फोन कर दिया कि मैं आ रही हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, और फिर 1 घंटे में मैं वहाँ पहुँच गई। उन्होंने बड़े ही अच्छे तरीके से मेरा स्वागत किया। उनका घर सच में बहुत बड़ा और सुंदर था। नए जमाने की सारी सुविधा थी उस घर में। बातों बातों में मैंने उनसे पूछा, आपने ये सब कैसे लगवाया? लगता है आपको ऐसी चीजों का काफी शौक है। उन्होंने कहा, नहीं, मेरा एक ही बेटा है और वो विदेश में रहता है और जब आता है तो ऐसी चीजें लगवा जाता है और जब आता है तो वही चलाता है। मुझे तो चलना भी नहीं आता। और फिर उन्होंने अपने बेटे और बहू की फोटो दिखाई। खैर, कुछ देर बाद उन्होंने मुझे ऊपर का एक कमरा दिखाया जो बड़ा ही खूबसूरत था।
उन्होंने बताया कि उनको एक बेटी की बहुत चाह थी, लेकिन बस एक ही बेटा पैदा कर पाए। लेकिन उसके चाह में हमें ये कमरा अपने पसंद से तैयार किया था, जो आज से तुम्हारा है, तुम इसी में रहोगी। मुझे तो मानो अपने किस्मत पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। इतना अच्छा घर और इतना अच्छा कमरा तो मेरे घर का भी नहीं था। खैर, मैं कमरे में गई और अपना सामान किनारे रखा और आंटी ने कहा, फ्रेश होकर आओ, फिर खाना खाते हैं। मैंने कहा, खाना आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा, नहीं, आज मैंने बाहर से मंगवा लिया था, कल से घर में बनेगा। मैंने कहा, ठीक है। फिर वो नीचे चली गई और मैंने अपना सामान खोला कि सेट कर दूं। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई कि अलमारी कहाँ है, तो मुझे वहाँ एक दीवार में लगी हुई अलमारी दिखी और जब मैंने उसे खोला तो उसमें काफी कपड़े थे और एक साइड पूरा खाली था। खैर, मैंने खाली वाली अलमारी में अपना सामान सजा दिया और फ्रेश होकर नीचे चली गई। खाना खाते खाते मैंने उनसे पूछा, अलमारी में इतने कपड़े किसके हैं? तो आंटी ने बताया, बस ऐसे ही खरीद के रखे हुए हैं, आज से उन्हें तुम पहनना। हमने खाना खत्म किया और कुछ देर बातें करने के बाद हम सोने चले गए। मुझे तो ये किसी सपने जैसा लग रहा था। कल तक मेरी किस्मत मुझे रुला रही थी और आज अचानक इतना कुछ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। उसने बातें रोकते हुए मुझसे कहा कि वो आज भी उसी घर में रह रही है और उसकी आंटी उसे अपने बेटी से ज्यादा मानती है। फिर उसने बताना शुरू किया कि रूम बदलने के बाद से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं बहुत ही अच्छे से आंटी के साथ रह रही हूँ। लेकिन 1 महीने पहले मेरी ऑफिस में एक नया बॉस आया और जैसे ही एक मीटिंग में उसने मुझे देखा, तब से उसकी नीयत मुझ पर खराब हो गई और आज उसने अपने घर में एक पार्टी में मुझे बुलाया था। मुझे लगा उसने सभी को बुलाया होगा, लेकिन उसके घर जाने के बाद पता चला कि वो उसका घर नहीं, उसका फार्म हाउस है और उसने सिर्फ मुझे बुलाया था। मैं जब वहाँ पहुँची तो वो उसने मेरा अच्छा वेलकम किया और मुझे अंदर ले गया और फिर किसी काम से बाहर चला गया और 2 घंटे बाद वापस आया और आते ही एक बार फिर मेरे साथ वही सब होने जा रहा था। फिर एक बार मेरा अतीत मेरे सामने आ गया और उसकी इस हरकत से न जाने मुझे कहाँ से गुस्सा आ गया और मैंने उसे 2 थप्पड़ मार दिए और चलने लगी। तो उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन कैसे भी मैं वहाँ से छुड़ा के भागी। तो उसने कहा कि तू इतनी रात को कहाँ जाएगी, यहाँ कोई साधन नहीं मिलता, आएगी तो मेरे ही पास जा, तू भी कर ले अपने मन की, आना तो तुझे मेरे ही पास है। मैंने उसकी बातों को अनसुना करते हुए आगे बढ़ना ही अच्छा समझा और काफी देर से किसी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि कोई आए और शायद भगवान ने मेरी सुन ली और आप आ गए। आज तक जितने भी मिले सब अपने ही मन की करना चाहते थे और अपने ही मन का किया। किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए या मेरी क्या इच्छाएं हैं। रात के 1 बज रहे थे और मैं शांत उसको सुन रहा था। फिर मेरा ध्यान बटाते हुए उसने मुझे कहा, ये थी मेरी कहानी। आशा करती हूँ आपको अब तक अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं क्या कहूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए उससे कहा, आपकी कहानी सच में दर्द भरी है। मैं कुछ कहना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे कहूँ और क्या कहूँ। उसने कुछ नहीं बोला। कुछ देर तक हम ऐसे ही चुप बैठे रहे और फिर मैंने कहा, अगर आपको नींद आ रही हो तो आप मेरे बेडरूम में जाकर सो सकती है। उसने कहा, जिस रात ये बातें मेरे जहन में आ जाती है उसके बाद नींद मुझसे कोसों दूर हो जाती है। अगर आपको नींद आ रही है तो आप सो सकते हैं, मैं यहीं ठीक हूँ। मैंने कहा, नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही है। हमें बात करते करते भोर के 4 बज गए और हम पता नहीं कब ड्राइंग रूम में ही सो गए और सुबह 8 बजे उसने मुझे जगाया। मैं उठा तो उसने मुझे चाय दी और कहा, सुबह हो चुकी है, अब मुझे ऑटो भी मिल जाएगा तो मैं चलती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कल रात नहीं होते तो न जाने मैं कहाँ जाती। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन ऑटो से क्यों, मैं आपको 6 DDH देता हूँ। तो पहले तो उसने मना किया, लेकिन फिर मान गई और तैयार होकर हम उसके घर के लिए निकल गए। आधे घंटे में हम उसके घर पहुँच गए। उसने मुझे अपने घर के अंदर भी बुलाने का प्रयास किया, लेकिन मैंने मना किया। तो फिर उसने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मुझे अपना नंबर दिया और फिर वापस अपने घर आ गया। आज मेरा अवकाश था तो मैं दिन भर अपने घर में बैठा उसी के बारे में सोचता रहा कि हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं और क्या सच में एक नारी का सम्मान आज भी उसे प्राप्त नहीं है। जो लड़की या औरत हिम्मत कर जाती है वो अपने सपनों की दुनिया बना लेती है, लेकिन आज भी 70% से ज्यादा महिलाएं
हैं जो आज भी किसी न किसी की हवस का शिकार होती है और हम औरतों को ही गलत कहते हैं। तो कैसे लगी हमारी कहानी? अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशु है। मैं चंडीगढ़ में अपने पति के साथ रहती हूँ। ऐसे तो मुझे कोई कमी नहीं है, मगर मेरे पति मेरे जैसे नहीं हैं। वो कभी भी ये नहीं जान पाते कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वो बस एक दिनचर्या को ही जिंदगी मान बैठे हैं। सबके लिए कमाना, सबको खुश रखना, बस इसी में लगे रहते हैं। हालांकि मैं मानती हूँ कि यह बहुत अच्छी आदत है, मगर मुझे फिर भी बहुत अधूरा सा लगता है, तन्हा सा लगता है। मुझे शायरी का बहुत शौक है, जबकि उनको ये सब बिल्कुल भी नहीं जमता है। तब भी मेरे पति मुझे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं और मैं उनसे बहुत खुश भी हूँ। बस खुद से ही थोड़ी नाराज रहती हूँ कि मैं ऐसी क्यों हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं दिल से खुश क्यों नहीं हूँ। आज से कुछ दिन पहले जब एक दिन मेरे भैया का कॉल आया, अगर तुम बोलो तो प्रकाश को तुम्हारे इधर 7 दिन के लिए भेज देता हूँ। उसको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कोई अच्छी कोचिंग में दाखिला दिलाना है और यहाँ ऐसी कोई कोचिंग मिल नहीं रही है। फिर वो वहीं से फॉर्म भरकर वापस हमारे पास आ जाएगा और यहीं रहकर पढ़ाई करेगा। मैंने बोला हाँ भेज दीजिए, मुझे कोई समस्या नहीं है, मगर मैं एक बार अपने पति से पूछ लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ। रात को जब वो आए तो मैंने उन्हें बताया कि भैया का फोन आया था और वो ऐसे पूछ रहे थे। मेरे पति ने बोला तो बुला लो, इसमें पूछना क्या है। 2 दिन के बाद प्रकाश दोपहर में मेरे घर आ गया। वो घर आया, फ्रेश हुआ, खाना खाया और सो गया। मैंने उसे अपने रूम के पास वाला रूम दे दिया। प्रकाश ज्यादा बोलता नहीं था, बस खुद में ही मग्न रहता था। वो रिश्ते में मेरा भतीजा था, मगर रहता मेहमान जैसा था। वो शाम को उठा, मैंने ही उससे थोड़ी बातें की, फिर वो छत पर चला गया। कुछ देर बाद वो घर से बाहर चला गया। यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था, तो जल्दी ही लौट आया, आकर टीवी देखने लगा। कुछ देर बाद मेरे पति आ गए, तो फिर वो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं रसोई में खाना बना रही थी। जैसे ही खाना तैयार हुआ, मैंने खाना लगा दिया और उन दोनों को भी बुला लिया। खाना खाने के बाद हम तीनों कुछ देर बात करते रहे, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात को हम पति पत्नी आपस में बातें करते हैं। उस दिन भी ऐसा ही कर रहे थे। हम ये भूल गए कि पास वाले कमरे में ही प्रकाश सो रहा है। मेरी नजर अचानक से दरवाजे की तरफ गई। मैंने देखा दरवाजे के नीचे से किसी की परछाई दिख रही है। मुझे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि बाहर कौन खड़ा है। मैंने अपनी आवाज कुछ कम की, फिर धीरे धीरे पूरी बंद कर दी। जैसे ही मैंने आवाज करना बंद की, वो परछाई भी चली गई। मेरे पति बोले चुप क्यों हो गई? मैं बोली करीब वाले कमरे में प्रकाश है। वो बोले वो अब तो सो गया होगा। मैंने बोला नहीं यार, अच्छा नहीं लगता बिना मतलब के परेशान होगा। जब मैं सुबह उठी तो सबसे पहले मैं प्रकाश के कमरे में गई। जाकर देखा तो वो उस समय सो रहा था। तो मैं भी नहाने चली गई और तैयार होकर रसोई में चली गई, नाश्ता बनाने लगी। मेरे पति भी तैयार होकर आ गए। थोड़ी देर में प्रकाश भी आ गया। हम तीनों ने मिलकर नाश्ता किया। मैं रात वाली बात याद कर के उसकी तरफ देखे जा रही थी, मगर वो मेरी तरफ देख नहीं रहा था, बस अपने फूफा से ही थोड़ी बहुत बात कर रहा था। फिर मेरे पति ऑफिस चले गए, मैं भी घर के काम में लग गई। प्रकाश भी फ्रेश होने चला गया। फिर तैयार होकर वो कोचिंग ढूंढने चला गया। दोपहर में वो आया तो मैंने उससे खाने का पूछा। उसने बोला हाँ लगा दो। हम दोनों साथ में ही खाने बैठ गए और बातें करने लगे। मैंने उससे घर वालों के बारे में पूछा, जो कि मैं उसे कल ही पूछ चुकी थी, मगर बात शुरू करने के लिए कुछ तो चाहिए था। फिर मैंने उसके खुद के बारे में पूछा, बेटा और कैसी चल रही जिंदगी, और तुम इतने चुप चुप क्यों रहते हो? कुछ बात है तो मुझे बता सकते हो, क्या पता मैं कुछ मदद कर दूं। वो बोला ऐसी कोई बात नहीं है, जिंदगी ठीक चल रही है, बस मुझे खुद में रहना ज्यादा पसंद है। मैं हर हाल में खुश रहने की कोशिश करता हूँ, अच्छा हो तो भी बुरा हो तो भी। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगी, मगर मेरे पास उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था। मैं उससे कुछ भी पूछती तो वो मुझे ऐसे ही लाजवाब कर देता।
उसकी बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदगी से नाराज हो, मगर उसके बोलने का तरीका मुझे पसंद आया। जैसे ही वो कुछ बोलता था उसकी बात सीधे दिल में उतरती थी। वो बोलता था कि जिस बात से दिल खुश हो वो सब काम करूंगा, मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मुझे इसकी फिक्र रहती है। दोस्तों, मेरी शादी कम आयु में हो गई थी, जब मैं पूरी जवान भी नहीं हुई थी। उसके बाद मुझे मायके ज्यादा जाने मिलता नहीं था, बस साल में मुश्किल से एक बार जा पाती थी। इसलिए अपने घर के बच्चों को इतना अच्छे से नहीं जानती थी, खासकर अपने बहन भाई के बच्चों को। इसीलिए मैं अब प्रकाश से बात करने के बहाने ढूंढती थी। एक तो वो बातें बहुत अच्छी करता था, दूसरा मेरा समय भी निकल जाता था। इसी बहाने मुझे मेरे मायके वालों के बारे में मालूम भी चल जाता था कि कौन कैसा है, किसको क्या पसंद है। अगले दिन मैं घर की सफाई कर रही थी और वो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। सफाई करते करते जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रहा था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वह बोला कुछ नहीं हुआ। वो टीवी देखने लगा। फिर मैंने उसकी तरफ कई बार और ध्यान दिया तो पाया कि वो तब भी मुझे ही देख रहा था। पहले तो मुझे समझ नहीं आया, फिर मैंने अपने गले की तरफ देखा तो मुझे समझ आया कि उसका ध्यान कहाँ है। मैंने जल्दी से दुपट्टा सही किया। एक बार तो मुझे गुस्सा आया कि उसको बोल दूं, शर्म नहीं आती। फिर अगले पल ख्याल आया कि क्यों किसी को शर्मिंदा करूं, वैसे भी ये कुछ दिन के लिए ही तो आया है। बस मैं अपना काम करने लगी। मगर उस दिन के बाद मैं हमेशा ध्यान देती कि प्रकाश मुझे घूरता रहता था, खास करके जब मैं घर की साफ सफाई के लिए झाड़ू पोछा करती या कपड़े धोती थी। मगर मैं उसे कुछ भी नहीं कहती, बल्कि अब तो मैं जानबूझकर यह सब करने लगी, क्योंकि मुझे पता था कि वो इसके आगे कुछ नहीं कर सकता। अपना भी समय कट रहा था, मगर मेरे कुछ ना बोलने से प्रकाश की हिम्मत जरूर बढ़ रही थी। इन सब में एक चीज तो थी जो बिल्कुल गायब हो गई थी। मेरे और उसके बीच का फूफी और भतीजे वाला रिश्ता मानो कम हो गया था। उसके आने के करीब 6 दिन बाद वो एक दिन नाश्ते की टेबल पर बोला, वहाँ मेरे पति भी थे, मुझे कोचिंग मिल गई है और मैंने फॉर्म भी भर दिया है। 3 महीने बाद एग्जाम्स है तो मैं पढ़ाई गांव में ही कर लूंगा। उधर पापा को भी वहाँ मेरी जरूरत होती है, इसलिए मैं कल सुबह गांव के लिए निकल जाऊंगा। यह खबर सुनकर पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। दूसरे दिन मेरे पति उसे स्टेशन छोड़ने गए। जाने से पहले उसने मुझसे कहा, आप बहुत अच्छी हैं, आपने इतने दिन मेरे ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। फिर उसने नजरें नीचे की और फिर बोलने लगा, एक बात और कहूँगा, शायद आपको अच्छी ना लगे, काश कि आप मेरी फूफी ना होती। इतना कहकर सर झुकाकर वो चला गया। उसने मुझे दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा, ना ही उसने मेरा जवाब सुना। मैं भी बस यही सोचती रही कि उसने ऐसा क्यों कहा। शायद वो नीचे सर करके रो रहा था। उसको शायद यहाँ से जाने का गम था या फिर कुछ और बात थी। हे भगवान, ये प्रकाश किस सोच में डुबाकर चला गया मुझे। उसके जाने के बाद घर भी अब सूना सूना लगने लगा था। मुझे जैसे प्रकाश की आदत हो गई थी। उसकी बातें, जिंदगी के लिए उसकी अपनी सोच, अपनी कशमकश, उसके बोलने का तरीका, मुझे सब बहुत याद आता था। अब मैं पहले से ज्यादा उदास रहने लगी थी। पूरे दिन बस सोचती रहती थी कि ये ना जाने प्रकाश मुझे कौन सी बंदिश में बांध गया था, जिससे मैं निकल ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन भैया का कॉल आया कि हमारे घर पर तुम्हारी भाभी के घर वाले आए हुए हैं। उनका परिवार भी बड़ा है और हमारे घर में जगह उतनी नहीं है। प्रकाश पहले भी तुम्हारे यहाँ रहा है और कुछ समय बाद उसे वैसे भी परीक्षा देने आना है, तो क्यों ना प्रकाश इन दिनों में ही आ जाए। और अगर तुम्हें या तुम्हारे पति को न जमे तो जैसे ही तुम्हारी भाभी के घर वाले चले जाएंगे तो प्रकाश को वापस भेज देना, या तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति से भी बात कर लेता हूँ। मैंने कहा, आप भी क्या बात कर रहे हो भैया, प्रकाश कोई दूसरा थोड़ी है, अपना ही बच्चा है। उसका जब तक दिल चाहे वो मेरे घर रह सकता है और आपको उनसे बात करने की जरूरत नहीं है। वो मैं कर लूंगी, आप जब चाहे प्रकाश को भेज सकते हैं। आज पहली बार मैंने अपने पति से पूछे बगैर किसी काम की हामी भरी थी। वैसे रात में जब मेरे पति आए तो मैंने उनको बोल दिया कि भैया का कॉल आया था
वो प्रकाश को यहाँ भेजने की बात कर रहे थे। तो मेरे पति ने भी कहा, अच्छा है, भेजने दो, इसी बहाने तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। अब मुझे बस प्रकाश के आने का इंतजार था, क्योंकि जिस बेनाम रोग के साथ मुझे वो छोड़ गया था उसका इलाज भी उसी के पास था। मेरे कुछ सवाल थे जिनके जवाब उसको देने थे और उसका साथ मुझे अच्छा भी लगता था। उसकी बातों से मेरी तन्हाई दूर होती थी। उसके आसपास होने का एहसास मुझे सुकून देता था। 1-2 दिन में ही प्रकाश हमारे घर आ गया। वो पहले की तरह ही अपने में रहता था, मगर जहाँ वो बात रोक कर गया था वो बात ना अब तक उसने की थी और ना मैंने। कभी कभी वो रात में हमारी आवाजें सुनने आ जाता था। फिर एक दिन मेरी तबीयत अचानक ही बहुत खराब हो गई। मुझे बहुत तेज बुखार आ गया था। मुझे बिस्तर से उठना मुश्किल हो रहा था। उस दिन मेरे पति को बहुत जरूरी मीटिंग में जाना था, तो वो रुक नहीं सकते थे। उनकी फिक्र मेरे लिए उनके चेहरे पर दिख रही थी। वो कभी अपनी फाइल संभालते, कभी मुझे देखते। उनके जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं था, मगर मीटिंग जरूरी थी तो उनको जाना ही पड़ा। उस दिन का नाश्ता भी प्रकाश ने ही बनाया था और मेरे पति जाने से पहले प्रकाश को बोल गए थे कि मेरे पूरा ध्यान रखे। और उस दिन प्रकाश ने वैसा किया भी। उसने मुझे अपने बिस्तर से हिलने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि पानी भी उसी ने मुझे अपने हाथों से पिलाया। बाथरूम जाने के लिए जब मैंने प्रकाश का सहारा लिया और उसी के सहारे से उठी तो मुझे चक्कर आने लगे। मैं बस गिरने ही वाली थी कि प्रकाश ने मुझे गोद में उठा लिया और बाथरूम तक ले गया। वहां जाकर उसने ही बाथरूम खोला और मुझे नीचे उतार कर कहा, आप फ्रेश हो जाए, मैं बाहर दरवाजे के पास खड़ा हूँ। मैंने फ्रेश होकर उसको आवाज दी। वो फिर से सहारा देकर मुझे बिस्तर तक ले आया और लेटा दिया। शाम में मेरे पति का कॉल मुझसे बात करने के लिए आया, मगर मुझ में उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनसे सही से बात कर सकूं। तो प्रकाश ने ही बात करके उनको मेरा सब हाल सुना दिया। रात का खाना भी प्रकाश ने ही बनाया और मुझे खिलाया भी। उसी ने मेरे थोड़े बोलने पर उसने भी थोड़ा खाना खाया, क्योंकि मुझे पता था कि वो सुबह से मेरे पास ही बैठा था। उसने कुछ खाया नहीं था, ऊपर से सब काम भी वो ही कर रहा था, तो भूख तो उसे भी लगी थी। रात में फिर मेरे पति का कॉल आया। तब तक मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी। मैंने बात की तो वो बोले, सॉरी, मैं शायद आज नहीं आ पाऊंगा क्योंकि बाहर मौसम बहुत खराब है, बारिश भी बहुत हो रही है, हम सब यहाँ ऑफिस में ही हैं। तुम दवा लेकर सो जाना और प्रकाश को बोलना तुम्हारे पास ही रहे, ख्याल रखे तुम्हारा। रात भर प्रकाश मेरे पास ही बैठा रहा। उसने नींद भी नहीं ली। मैंने उसे कई बार बोला कि सो जाए, मगर उसने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही। मैं रात में 2 बार पानी के लिए उठी। दोनों समय मैंने उससे सोने के लिए बोला, मगर उसका जवाब वही था, मुझे नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ, मुझे नींद आएगी तो मैं भी सो जाऊंगा। सुबह जब मैं उठी तो वो वही कुर्सी पर बैठा और उसकी आंखें बंद थी। मैंने उसे उठाना सही नहीं समझा। मेरी तबीयत भी अब ठीक थी, तो मैं उठकर बाथरूम में चली गई। जैसे ही बाथरूम से बाहर आई और दरवाजा बंद किया तो उसकी आवाज से प्रकाश की आंखें खुल गई। वो भागकर मेरे पास आया और बोला, अरे मुझे बोल दिया होता, मैं बैठा था ना, आपको अकेली को आने की क्या जरूरत थी। अभी आप सो जाओ और बिस्तर से नीचे नहीं उतरना। मैंने उसको बोला, अब मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन नहीं है, मगर वो कहाँ मानने वाला था और वो बस जिद करने लगा। मैंने उसको बोला, जग सुनो, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब फिक्र करने की कोई बात नहीं है, और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने और प्रकाश ने जाकर देखा तो मेरे पति थे। वो मुझे देखते ही मुझसे गले से लिपट गए। मेरी तबीयत पूछी और कहा कि बेगम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा आराम कर लूं। रात भर से बहुत थक गया हूँ, मुझे बस थोड़ी सी नींद चाहिए, और वैसे भी दोपहर में वापस जाना है। मैंने कहा, ठीक है आप जाएं। मैंने प्रकाश को भी बोला कि वो भी जाए और जाकर थोड़ा आराम कर ले। अब मैं ठीक हूँ, सब संभाल लूंगी, वैसे भी कल सुबह से तुमने थोड़ा भी आराम नहीं किया है। उसने गुस्से में बोला, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं कुछ और उसको बोलती, उससे पहले ही वो अपने कमरे की तरफ जा चुका था। मैं सोचने लगी कि इसको अचानक क्या हुआ
अभी तो इतने अच्छे से बात कर रहा था। दोपहर में जब मेरे पति चले गए तो मैं प्रकाश के पास उसके कमरे में गई और उसको खाने के लिए पूछा, तो उसने कहा मुझे नहीं खाना, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो फिर पढ़ने लगा। मैंने कहा क्या हुआ, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? उसने कहा कुछ नहीं। मैंने फिर पूछा प्लीज बताओ। उसने फिर गुस्से में बोला कुछ नहीं हुआ। बोला ना एक बार समझ में नहीं आता क्या आपको? मैंने कहा ठीक है मत बताओ, और अब मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी और ना मैं अब से खाना खाऊंगी। इतना कहकर मैं वहाँ से उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बस थोड़ी देर यूं ही मुझे देखता रहा। फिर बोला आपने मेरा शुक्रिया क्यों किया? मैंने कहा तुमने मेरा इतना ख्याल रखा इसलिए, तो उसमें क्या हुआ? वो बोला मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया और ना ही किसी के कहने से किया है। मेरा दिल किया कि मैं वो सब करूं आपके लिए, इसलिए किया था, और मुझे आपके शुक्रिया की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि कोई मुझे शुक्रिया कहे, और आप तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ओके मैं आगे से याद रखूंगी। अब गुस्सा करना बंद करो और खाना खाओ, मुझे भी बहुत भूख लगी है। खाना खाने के बाद मैंने प्रकाश से कहा देखो अब हमारे बीच फूफी भतीजे वाला रिश्ता तो रहा नहीं, अब हम दोस्त हो गए हैं। अगर इजाजत हो तो तुमसे कुछ पूछूं? उसने कहा हाँ पूछिए ना। मैंने कहा तुम मुझे इतना घूरते क्यों रहते हो? उसने कहा सच बोलूं या झूठ? मैंने कहा अब तो सच ही बोल दो तो अच्छा है। उसने कहा आप में एक कशिश है जो मुझे आपकी तरफ ले जाती है। आप खुश तो दिखती हो, मगर आप जितना अपने आप को दिखाती हो उतना आप अंदर से होती नहीं हो। यह सुनते ही मैं उसे बस देखने लगी कि कल का आया हुआ प्रकाश आज मेरे बारे में इतना अच्छे से कैसे जान गया। मैंने कहा मैं बहुत खुश हूँ अपने आप से, अपने पति से, अपनी जिंदगी से। मैं क्यों उदास रहूंगी? उसने कहा आपके कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आंखें और चेहरे दोनों बहुत अच्छे से पढ़ने आते हैं। अब इसके बाद उसकी बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं था, तो मैंने दूसरी बात शुरू कर दी। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ से जा रहे थे तो तुमने वो जो सब बातें कही थी, क्यों कही थी? क्या मतलब था उन सब बातों का? और हाँ तुम रो क्यों रहे थे? मुझे मुद्दा कर भी नहीं देखा। वो थोड़ी देर चुप रहा जैसे कुछ सोच रहा हो, फिर बोला कि जो सच था वो मैंने बोला कि आप बहुत अच्छी है, आपके पति बहुत अच्छे हैं, आपका ख्याल भी रखते हैं, मगर आपको उनके साथ सुकून नहीं मिलता और ना वो इतना गहराई में जाकर सोचते हैं। आप बस यादों के सहारे जीती है, उस पल को उस समय नहीं जीती है जब जीना चाहिए। उसके गुजरने के बाद उस पर अफसोस करती है। आप सोचती हैं, बहुत सोचती है, जिससे आपकी आधी जिंदगी अंदर से बर्बाद है, क्योंकि अपने पति को अच्छा दिखाने और उनके जैसा बनने में आप अपने आप को खो चुकी है। बस अपने पति की तरह दूसरों को खुश करने में ही आपका पूरा दिन निकल जाता है और आप इसी को अपनी जिंदगी समझ बैठी है। अब आप अपने बारे में सोचती ही नहीं हो। जरा बाहर निकलिए और सुनिए अपने दिल की, फिर देखिए कितना सुकून मिलता है। मैं बस जग को देखे जा रही थी, उसको सुने जा रही थी कि इसको मेरे बारे में कितना कुछ पता है, जबकि आज तक मैंने इसे कुछ बताया भी नहीं। ऐसे ही दिन गुजरते गए, हमारी दोस्ती और गहरी होती गई। हम खुलकर हर चीज के बारे में बातें करने लगे थे। उसने मुझे अब खुलकर सुकून से जीना सिखा दिया था। अब मैंने भी कल के लिए ज्यादा सोचना छोड़ दिया था। आज जो होगा, आज जो है, बस मैं उसको जीती थी। ऐसे ही एक दिन मेरे पति ने मुझसे बोला कि वो काम के सिलसिले में 4 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। मैंने पूछा कब जाओगे? उन्होंने कहा कल सुबह ही निकलना है। अगली सुबह वो चले गए। जाने से पहले उन्होंने कहा तुम अपना ख्याल रखना, कुछ काम हो तो कॉल कर लेना, बाकी तो प्रकाश है ही, वो सब संभाल ही लेगा। फिर मैं प्रकाश को उठाने गई तो देखा वो पहले से ही उठ चुका था। नाश्ते की टेबल पर जब हम मिले तो प्रकाश ने कहा कि अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। मैंने कहा तुम्हारी बातों का मैं कब से बुरा मानने लगी और तुम कब से मुझसे इजाजत लेने लगे? फिर प्रकाश बोला क्या मुझे आपकी जिंदगी का एक दिन मिल सकता है? मैंने कहा क्या समझी नहीं मैं। उसने कहा क्या एक दिन के लिए आप मेरे साथ बाहर घूमने चलेंगी? मैंने थोड़ी देर सोचा और पूछा कब चलना है? उसने कहा आज अभी। मैंने कहा आज तो नहीं, सब काम बाकी है।
पूरा घर बिखरा पड़ा है। उसने कहा, आप बस हाँ बोलिए और तैयार हो जाइए, ये सब मैं देख लूंगा। फिर मैं तैयार होने चली गई। जब हम निकले तो उस समय घड़ी में 11 बज रहे थे। सबसे पहले हम मॉल गए और वहाँ मूवी देखने लगे। फिर वहाँ से निकलकर हम लोगों ने थोड़ी शॉपिंग की, खाना खाया। फिर गार्डन आ गए, वहाँ हमने खूब मजे किए। फिर एक होटल में गए, वहाँ फिर से खाना खाया। प्रकाश ने वहाँ के मैनेजर से बात करके मेरी पसंदीदा गजल लगवाई। वहाँ से फिर हम लोग घर आ गए। घर आकर हम लोग सोफे पर आराम करने लगे। तो उस वक्त मैंने प्रकाश से कहा, एक बात तो बताओ, तुम मुझे यूं घुमाने क्यों ले गए थे? ये सब तो तुम मुझे ऐसे भी पूछते चलने के लिए, तो मैं चलती तुम्हारे साथ। उसने कहा, अब में और तब में बहुत फर्क है। अब तुम जो गई हो वो मेरे लिए, मेरी रिक्वेस्ट पर गई हो, और तब तुम जहाँ जाती वो बस ऐसे ही घूमने के लिए पहले से ही तैयारी करके जाती, तो वो अचानक वाला मजा नहीं आता जो अब आया है। फिर मैंने प्रकाश से कहा, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू और तुम भी मुझसे वही चीज चाहो तो वो क्या होगी? वो फट से बोला, दोस्ती। मैंने कहा, तुम क्या पागल हो? उसने कहा, हाँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। फिर मैं हंसकर सोने चली गई और प्रकाश भी अपने कमरे में चला गया। रात भर मैं प्रकाश के बारे में सोचती रही कि कैसा लड़का है, कुछ मिलने की उम्मीद नहीं है, फिर भी मेरी कितनी फिक्र करता है, मेरा कितना ख्याल रखता है, और उसका साथ मुझे भी तो कितना अच्छा लगता है। फिर वो बुखार वाली रात मुझे याद आने लगी, और आज जो घूम कर आए उसके बारे में सोचने लगी कि प्रकाश कितना पागल है। समय साथ बिताने के लिए, पलों को यादगार बनाने के लिए घूमने चला गया। पूरे रास्ते में मेरा कितना ख्याल रखा। अब मुझे दूर दूर तक ये ख्याल नहीं था कि मैं जिसके बारे में सोच रही हूँ वो कोई और नहीं, मेरे भाई का बेटा है। वो तो अब मेरे लिए मेरा सबसे अच्छा दोस्त, या उससे भी बढ़कर हो गया था। यही सब सोचते सोचते पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। दूसरे दिन सुबह जब प्रकाश को उठाने गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं, मगर मैं वहां ज्यादा देर रुकी नहीं और नीचे आ गई और प्रकाश के उठने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर में प्रकाश फ्रेश होकर नीचे मेरे पास आया और बोला, आजा, आपने उठाया क्यों नहीं मुझे? मैंने कहा, मैं बस आ ही रही थी कि तुम खुद ही आ गए। अब तुम बैठो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। मैंने नाश्ते करते समय प्रकाश से पूछा, तुम्हें सपने आते हैं क्या? वो बोला, ये कैसा सवाल हुआ, ये तो सबके साथ होता है। सपने तो सबको आते हैं, ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? मैंने कहा, बस ऐसे ही पूछ लिया। अच्छा तो बताओ, आज कोई सपना आया क्या तुम्हें? उसने कहा, हाँ आया ना, रोज आता है। मैंने पूछा, वैसे कौन आता है तुम्हारे सपने में? उसने कहा, आप। मैंने कहा, मैं क्यों? उसने कहा, क्योंकि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ ना। मैंने कहा, अच्छा, कैसी मोहब्बत? वो मुस्कुराया और बोला, छोड़ो ना, सपने की मोहब्बत है, सपने में ही रहने दो। वैसे आज आप ये सब क्यों पूछ रही है? मैंने कहा, बस ऐसे ही। उससे बातें करके मैं अपने कमरे में आ गई और सोचने लगी कि मेरे लिए सब कुछ करता है, मुझे खुश करने के लिए बहाने ढूंढता है। मुझे भी इसे खुश करना चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे ये एकदम खुश हो जाए। मगर क्या करूं, कैसे करूं, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। यही सब सोचते हुए मैं नहाने चली गई। जब नहा रही थी तो तभी अचानक मुझे एक सुझाव आया कि कैसे मुझे प्रकाश को खुश करना है। फिर मैंने प्रकाश को आवाज दी। जब मुझे लगा कोई आ रहा है तो मैंने दरवाजा बंद कर लिया। प्रकाश ने बाथरूम के बाहर आकर मुझे आवाज दी, क्या हुआ, बोलो? मैंने कहा, मैं तौलिया लेना भूल गई हूँ, वो बिस्तर पर मेरा तौलिया रखा है, जरा दे देना। उसने कहा, ठीक है, देता हूँ। फिर जब उसने तौलिया देने के लिए बाथरूम का दरवाजा खुलवाया तो मैंने अपना सिर्फ हाथ बाहर निकाला। जैसे ही उसने मेरे हाथ में तौलिया दिया, मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, ओ मर गई, पकड़ दो मुझे, पकड़ दो, मैं गिर जाऊंगी। जैसे ही प्रकाश ने मेरा हाथ संभालने के लिए पकड़ा मुझे, मैंने गिरने के बहाने से उसे अंदर खींच लिया। जैसे ही वो अंदर आया, मैंने गिरने के बहाने से उसे पकड़ लिया और गले से लगा लिया। प्रकाश जल्दी से वहां से चला गया। कुछ देर बाद मैं किचन में चली गई खाना बनाने के लिए। बाद में खाने पर मैंने प्रकाश को बुलाया। वो आया, मगर वो मुझसे
नजर नहीं मिला रहा था, न मुझसे बात कर रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा, मुझे माफ कर दीजिए सुबह के लिए। अब मैं यहाँ और नहीं रह सकता क्योंकि मैं रिश्तों को ताक पर नहीं रख सकता। यह सब गलत है और मैं यह सब नहीं कर सकता। इतना कहते ही मेरी गर्दन शर्म से झुक गई और उसके बाद प्रकाश हमेशा के लिए वहां से चला गया। उसके बाद मुझे भी समझ आ गया कि रिश्ते में आप कितने भी अच्छे दोस्त क्यों ना बन जाए, लेकिन रिश्ते रिश्ते होते हैं और मुझे बहुत दुख हुआ। प्रकाश मुझे एक बहुत अच्छी सीख देकर गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी ये? अगर कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।